हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टमेंट। जैसा कि अभी हमने बीटीएससी के एग्ज़ाम्स के वैकेंसीज़ का देखा है, तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक्स, जो डोटा टेक्निकल असिस्टेंट और ओटी असिस्टेंट्स वाले, लैब टेक्नीशियंस वाले वैकेंसीज़ में जनरली से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्टली हम लोग शॉर्ट में टॉपिक्स देखेंगे, रिवीजन करेंगे एंड उसके बाद उससे रिलेटेड 20 MCQs कर देंगे। सो लेट्स प्रोसीड विद इट। हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला है वो क्या है? स्टरलाइजेशन। तो हम लोग आज स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टरलाइजेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स में क्या क्या उसके यूजेस हैं, क्या मेथड्स फॉलो करते हैं हम लोग, वो चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्टली हमें देखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्लियरली मैंने बहुत इफेक्टिव नोट्स बनाया है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टूडेंट से कि आप अपने नोट्स जो भी हैं पेन पेपर लेकर के बैठे, सो दैट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर हो सके। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल क्या होता है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। तो बैक्टीरिसाइडल में जो इफेक्टिव आपको नोट्स बना गया है, इसमें मैंने कलरफुल स्केच वगैरह यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिसाइडल इसका मतलब ये हो रहा है, साइडल को मैंने रेड मार्क किया हुआ है। साइडल का मतलब होता है किल, किल करना। तो बैक्टीरिया मतलब हुआ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को जो किल करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिसाइडल बोलते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक में भी मैंने दो स्केच कलर्स यूज किए हैं, बैक्टीरियो एंड स्टैटिक। बैक्टीरियो एंड स्टैटिक। स्टैटिक मींस इनहिबिट्स। इनहिबिट्स मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर दे, स्लो डाउन कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। अगर ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं कि बैक्टीरिसाइडल क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है कि केयरफुली क्वेश्चन को रीड आउट करना है कि बैक्टीरिसाइडल पूछा जा रहा है या स्टैटिक पूछा जा रहा है। स्टैटिक की जब भी बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा? इनिबिशन हो गया। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कर दे उसे हम बैक्टीरियोस्टैटिक बोलेंगे, और जो बैक्टीरियोसाइडल होता है जो बैक्टीरिया को किल कर दे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन। So sterilization is the removal or killing of all living organism. Removal or killing of all living organism including bacteria and their spores. क्या ये क्या प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं और किल करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड देयर स्पोर्स। बैक्टीरिया के जितने स्पोर्स हैं उन सबको हम किल करते हैं, रिमूव करते हैं। वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है। तो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों मैंने एक साथ इसलिए रखा है कि आपको किसी टाइप का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों सेम समझ लेते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें? रिमूवल और किलिंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रिमूव कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं? किल कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारा बैक्टीरिया आता है, उससे रिलेटेड जो बैक्टीरिया स्पोर्स होते हैं उसको क्या करते हैं? हम किल या परमानेंटली रिमूव आउट करते हैं। उस प्रोसेस को स्टरलाइजेशन बोलते हैं। उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है? इज द रिमूवल और किलिंग ऑफ डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं या किल करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको हम क्या कर सकते हैं? जो डिजीज, बीमारियां कॉज करते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं या किल कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिसइंफेक्शन बोलेंगे। दिस होपफुली आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेसिस्टेंस।
इसमें हमें देखना है कि हमारा जो प्रायंस होते हैं, एंडोस्पोर्स और बैक्टीरिया होते हैं, माइकोबैक्टीरिया, सिस्ट ऑफ प्रोटोजोआ, वेजिटेटिव प्रोटोजोआ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये कैसे डिक्रीज कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो रेसिस्टेंट, मोस्ट रेसिस्टेंट जो प्रायंस हैं वो कैसे कैसे डिक्रीज करते हुए आ रहे हैं। फर्स्टली हमारा प्रायंस होगा, नेक्स्ट हमारा एंडोस्पोर्स ऑफ बैक्टीरियाज है, माइकोबैक्टीरिया को कर सकता है। जो रेसिस्टेंट मतलब काफ़ी जो प्रोन हो चुके हैं, जो चीज़ को वो सफ़र कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं इन हिंदी टेक्निकली हम लोग क्या उसको बोलते हैं, जो काफ़ी यूज टू हो चुके हैं, उन सब चीज़ से क्या कर रहा है, मोर रेसिस्टेंट से लेस रेसिस्टेंट का ये एक ग्राफ दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑर्डर बना गया है, रेसिस्टेंस हो रहे हैं हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में स्टरलाइजेशन मेथड्स उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमें मेथड्स में केयरफुली देखना है, सारे मेथड्स इम्पोर्टेंट है, सबसे एटलीस्ट 1 और 2 MCQs आते ही आते हैं। फर्स्टली हमें जो स्टरलाइजेशन मेथड देखना है वो है फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ये स्टरलाइजेशन मेथड हमें देखना है। इसमें क्या है, स्टरलाइजेशन बाय हीट मेथड, स्टरलाइजेशन बाय फिल्टरेशन एंड स्टरलाइजेशन बाय इरेडिएशन, ये मेथड फॉलो होता है। अब यहाँ देखिए फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड दिया हुआ है। फिजिकल मेथड और केमिकल, तो फिजिकल में जैसे मैंने बताया हीट मेथड फॉलो होता है, फिल्टरेशन एंड इरेडिएशन मेथड फॉलो होता है। तो फर्स्ट नंबर हमें देखना है स्टरलाइजेशन बाय हीट मेथड। तो ये टॉपिक में हम देखते हैं स्टरलाइजेशन बाय हीट मेथड। स्टरलाइजेशन जिसमें हीटिंग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को स्टरलाइज कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं हीट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल, रिलायबल एंड इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ये एक ऐसा मेथड जो मोस्टली प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा रिलायबल है और काफ़ी ज़्यादा लेस इनएक्सपेंसिव मेथड है, जो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं कहीं पे भी। इसकी अवेलेबिलिटी जो है कहीं पे भी हमें इजीली आसानी पूर्वक ये मिल जाता है। नेक्स्ट हमें देखना है इट इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स कैन बी विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। इसमें हमें कौन कौन से मटेरियल्स देखने हैं जो ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करना है, मटेरियल्स को जो हाई टेम्परेचर्स क्या कर सकते हैं, विथ स्टैंड कर सकते हैं, ईदर बाय ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट। ऐसे टेक्निक जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स को स्टरलाइज करें जो हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, उसको झेल सकता है। तो उसमें हम देखते हैं फर्स्ट मेथड को, ड्राई हीट मेथड। अब ड्राई हीट मेथड का मैंने ये शॉर्ट नोट्स फॉर्म में ये टेबल इस टाइप का बनाया हुआ है, इससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। सो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ हीट स्टरलाइजेशन। हीट स्टरलाइजेशन में आपको आता है फर्स्ट है ड्राई हीट एंड सेकेंड इज मॉइस्ट हीट। दो मैथड्स हो गए। तो अब ड्राई हीट में हम कैसे कैसे स्टरलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो हम लोग फॉलो करेंगे वो है रेड हीट मेथड, फ्लेमिंग मेथड, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। ये सारे चार मेथड जो है, चार मेथड जो है हमारे ड्राई हीट में आते हैं। ड्राई का मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा क्या होता है, जो ऐसी चीज़ें जहाँ पे मॉइस्चर, नमी वगैरह प्रेजेंट नहीं, वो हमारे ड्राई हीट में आएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि रेड हीट कैसे करेंगे, फ्लेमिंग कैसे करेंगे, इंसिनरेशन क्या होता है, हॉट एयर ओवन क्या होता है। उसके बाद है हमारा मॉइस्ट हीट जहाँ पे नमी प्रेजेंट है, वेपर फॉर्म में, वास्प फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, उससे हम स्टरलाइजेशन मेथड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए तीन मेथड्स फॉलो होंगे। बिलो 100 डिग्री उसको हम पैस्चराइजेशन मेथड से देखेंगे, एट 100 डिग्री इसमें हमारा बॉइलिंग मेथड आएगा, एंड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिसमें हमारा ऑटोक्लेविंग प्रोसेस आता है। तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी कुछ दिखा रखा है कि हम किस तरीके से स्टरलाइज करते हैं, सो दैट आपको एक प्रैक्टिकली नॉलेज भी हो कि हमारे स्टरलाइजेशन प्रोसेस में हम थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली कैसे हम इस चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं आसानी पूर्वक। तो देखते हैं, फर्स्ट इज रेड हीट। रेड हीट में हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, क्यों हम कर रहे हैं रेड हीटिंग, क्यों ज़रूरी है रेड हीटिंग करना। तो प्रिंसिपल कहता है होल्डिंग ऑब्जेक्ट इन बर्नसन बर्नर फ्लेम अनटिल और टिल दे बिकम रेड हॉट और रेड हीटेड। ऐसा टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स है हमारा, उसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। सपोज दैट देखिए बर्नसन बर्नर का ये फ्लेम जनरेट हो रहा है और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो क्या है, एक इनॉकुलेटिंग लूप है। मैक्सिमम लैब टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट DMLT और डोटा वाले को पता होगा कि ये क्या होता है, इनॉकुलेटिंग लूप होता है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया में पता होगा, अगर सबने रिवाइज कर रखा होगा, कि हम बैक्टीरियल कॉलोनीज लगाते हैं, स्ट्रीकिंग मेथड, लॉन कल्चर मेथड, डिफरेंट मेथड्स हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए फ्लेम के ऊपर इनॉकुलेटिंग लूप को रखा क्यों गया है, स्टरलाइज करने के लिए। अगर हम इसको स्टरलाइज नहीं करेंगे तो हमारा कंटामिनेशन, अदर चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बिफोर कोई भी हम सैम्पल प्रोसेस करते हैं उससे पहले स्टरलाइज करना होता है और सैम्पल प्रोसेस करने के बाद हमें स्टरलाइजेशन करना होता है। उसके लिए तो कोई टेक्निक होगा ना, तो टेक्निक जो हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ रेड हीट। नेक्स्ट हमारा है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में हमारा फर्स्टली हम देखेंगे प्रिंसिपल। इसके लिए भी यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, इसे आप देख सकते हो, वैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो प्रिंसिपल फर्स्टली हम समझते हैं, passing the object through the flame of Bunsen burner without heating to redness। ऐसा टेक्निक जिसमें हम फ्लेम के ऊपर पास करवाते हैं, हमें रखना नहीं है, पकड़ना नहीं है, होल्ड नहीं करना, कुछ नहीं करना है, जस्ट उसके ऊपर पास करवाना है। ये जैसे देखिए टेस्ट ट्यूब का माउथ है, या फिर यहाँ पे हमारा कल्चर मीडिया, या फिर जो हम कॉनिकल फ्लास्क में मीडियाज होता है, वो भी हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, स्टरलाइज करने के लिए फ्लेमिंग मेथड यूज़ करते हैं। ऐसे ग्लास स्लाइड हो गया, स्ट्रेनिंग में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड को भी हीट ये फ्लेम के ऊपर पास करवाते हैं स्लाइस करने के लिए। तो यही छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं और प्रैक्टिकली भी आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे एज ए टेक्नीशियन वर्क करोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो मे बी क्या एग्ज़ाम क्लियर ही करोगे सारे लोग, बट प्रैक्टिकल ज़रूरी है क्योंकि आपको परफॉर्म वहाँ पर वही सारी चीज़ करनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में देखते हैं, ये देख सकते हो ये कुछ जो जला हुआ है वो जला हुआ है, एक्चुअली इस मेथड में हम बर्निंग करते हैं, जलाते ही हैं, इसलिए मैंने ये रेलेवेंट एग्जांपल यूज़ किया है। तो इसमें देखते हैं इनफेक्टिव मटेरियल इज कन्वर्टेड टू स्टेराइल ऐश बाय बर्निंग इन इंसिनरेटर। इंसिनरेटर में जो भी हमारे कंटामिनेटेड बेडिंग्स हो गए हैं, जो भी हमारे हॉस्पिटल्स में बेडिंग्स हो गए, पिलोज हो गए, वो सब चीज़ हमारा रीयूजेबल नहीं होता फॉर मेजर सर्जरीज वगैरह के केसेस में। तो उसको हम स्टरलाइज करने के लिए जो मेथड फॉलो करते हैं वो हमारा बेस्ट मेथड है इंसिनरेशन, जिसमें हमें क्या करना होता है, बर्न करना होता है। बर्निंग में हमें डायरेक्टली उसे क्या करना होता है, इंसिनरेटर में जला देना होता है। एग्जाम्पल्स में आप ये देख सकते हैं, डायग्राम इज द बेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज हॉट एयर अवन। हॉट एयर अवन कितने लोगों ने लैबोरेटरीज में देखा होगा, कितनों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। हॉट एयर अवन एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो लैबोरेटरीज में होता है, पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में होता है, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा। कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का डायग्राम देखा होगा, इससे बड़ा भी होता है साइज़ में, पिक्चर है तो ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल मैंने लगाया है। अब क्या यूज़ होता है, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्टिकल्स टू बी स्लाइस आर एक्सप्रेस बाय हाई टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवन। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम क्या करते हैं, जनरली मैं शॉर्टली बता रही हूँ, ग्लास वेयर्स स्टरलाइज करते हैं। ग्लास वेयर्स हमारे जितने भी ग्लास वेयर्स लैबोरेटरी में यूज़ होते हैं, चाहे वो ग्लास स्लाइड हो, आपका कल्चर प्लेट हो। अब ये नहीं कहो सोच लेना आप लोग कि बड़ा सा जो हमारा सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर एंड ऑल दैट, वो आपको डिपेंड करता है कि आपका हॉट एयर ओवन का साइज़ क्या है। आप उसको प्रिकॉशंस में मैं आती हूँ।
कुछ लोग मैक्सिमम एरर्स ये करते हैं कि हॉट एयर ओवन यूज़ तो करते हैं बट उसमें कौन से मटेरियल, क्या साइज़ का, कितना रखना चाहिए वो नहीं पता होता है। कभी भी हमें हॉट एयर ओवन को ओवरलोडेड नहीं करना चाहिए। जब हमारा हॉट एयर ओवन रन किया है तो इमीडिएटली हमें उसके डोर को ओपन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ग्लासवेयर्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, क्रैक्ड हो सकते हैं। इसलिए केयरफुली हमें ये सारी चीज़ को माइंड में रखते हुए हॉट एयर ओवन को ऑपरेट करना चाहिए। अब मेनली इसका जो यूज़ होता है वो हम ग्लासवेयर स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। टेम्परेचर जो रखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से निकल के आ सकता है कि टेम्परेचर हम क्या रखते हैं। तो 160 डिग्री रखेंगे फॉर 2 आवर्स के लिए, और इसको 1 आवर के लिए रख रहे हैं तो हम 180 डिग्री फॉलो कर सकते हैं। यूजेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है। देखिए ग्लासेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ग्लासवेयर्स हमारा आ गए, इसमें जैसे फॉरसेप्स हो गए हैं, ओटीज वाले फॉरसेप्स आप यूज़ कर सकते हो, स्कैपल्स, सीजर्स, ये सारे मटेरियल्स को आप इस हॉट एयर ओवन में स्लाइस कर सकते हो। ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये सारे डायग्राम्स आपको रेलेवेंट दिए हुए हैं, इसकी मदद से आप समझ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट अपना नोट्स बनाना। अगर इसको नोट्स को आपको चाहिए तो हमारा सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हो। इसके लिए आप टेक्निकल सपोर्ट को कांटेक्ट करो, अब सारे नोट्स सारे सब्जेक्ट के आपको मिलते रहेंगे। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ती हूँ मैं आगे। नेक्स्ट आइए हमारा मॉइस्ट हीट टेक्निक। मॉइस्ट हीट टेक्निक में जो हमारा आता है वो ऑटोक्लेविंग है। ऑटोक्लेविंग हो गया आपको 100 डिग्री एवर वाले में बॉइलिंग करेंगे हम लोग, एंड पैस्चराइजेशन। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं पैस्चराइजेशन मेथड से। पैस्चराइजेशन मेथड में हमें टेम्परेचर जो रखना होता है दैट इज बिलो 100 डिग्री। एट पे हम लोग बॉइलिंग करेंगे जैसे मैंने पहले बता रखा है, एंड एवर 100 डिग्री पे हम ऑटोक्लेविंग करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैस्चराइजेशन बिलो 100 डिग्री, इसमें हमें क्या करना है, इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोई लिक्विड आइटम, घर में सब लोग मिल्क बॉयल करते हो, जो नहीं भी करते हो पता होगा बाकी लोग घर में कैसे मिल्क बॉयल करते हैं। तो मिल्क बॉइलिंग इज जस्ट नॉट अ पैस्चराइजेशन। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पैस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीटिंग कर रहे हैं एक लिक्विड टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ डेफिनेट लेंथ ऑफ टाइम। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग हीटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं लिक्विड आइटम के लिए, और उसको क्या कर रहे हैं कि स्पेसिफिक टेम्परेचर दिए हुए हैं, और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, वो हीटेड हो जा रहा है एक टाइम ड्यूरेशन तक। उसके बाद हम कूल डाउन उसको कर रहे हैं इमीडिएटली। उस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पैस्चराइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। इसमें आप एग्जांपल देख लीजिए। मेनली जो हम पैस्चराइजेशन करते हैं, सबने मिल्क पैकेट्स देखे होंगे, डिफरेंट मदर डेयरी, सुधान, जो भी आते हैं, सब लोग को वेल नोन हो इस चीज़ को लेकर के। तो पैस्चराइजेशन में हम एग्जांपल हमारा बेस्ट हो जाएगा पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या है, टेम्परेचर जो हमें रखना है 100 डिग्री रखना है। 100 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे इसको। फॉर एग्जांपल हम वाटर बॉईल करते हैं, इसमें क्यों किया जा रहा है, तो बॉइलिंग से जो होता है ना, हमारा मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स जो हैं वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए हम लोग बॉइलिंग प्रोसेस को मोस्ट रिलायबल, सारे मेथड्स हैं हमारे, बट बॉइलिंग को भी हम लोग एज अ रिलायबल मेथड में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके ओटी टेक्नीशियन वाले एंड लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियंस वाले वैकेंसीज़ में ऑटोक्लेविंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेनली ऑटोक्लेव। तो यहाँ हमें ऑटोक्लेव पे नहीं जाना है, ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल क्या है, यूजेस हमें देखना है। तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। फर्स्टली जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ इस तरीके का होता है। एज अ प्रेशर कुकर एग्जाम्पल बेस्ट है। प्रेशर कुकर का हम एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है is increased inside when a pressure is increased inside a closed container, the temperature with water boils exceed at 100 degree. प्रेशर कुकर में आपने पानी डाला, उसको बॉयल किया, 21 डिग्री टेम्परेचर रखा, तो वो क्या हो रहा है, उसमें स्टीम जनरेट हो रहा है,
पार्ट सबने देखा होगा कि उसमें एक स्टैंड लगा होता है, वेजल्स होते हैं, सेफ्टी वाल, लीड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होते हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका प्रिंसिपल जो बेस्ड है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक पे बेस्ड है। ऐसा टेक्निक जिसमें हीटिंग पास हो रही है और हीट पास होने की वजह से जो वाटर उसमें दिया गया है वो क्या हो रहा है? बॉयल होता है। और बॉयल जैसे ही होता है तो वो स्टीम जनरेट करना स्टार्ट होता है। तो स्टीम की वजह से जो स्टरलाइजेशन हो उस टेक्निक में हमारा जो आएगा मॉइस्ट हीट टेक्निक में ऑटोक्लेविंग आएगा, और इसको हम लोग एज ए स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं आगे, इसके एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ मैं। ऐसे कि हमारा ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं ड्रेसिंग्स के लिए, सर्जिकल्स के लिए, कल्चर मीडिया प्रिपरेशन के लिए हम मेनली लैबोरेटरीज में, कॉलेजेस में किए जाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ये सारे ऑटोक्लेविंग मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि इसमें टेम्परेचर क्या रखेंगे। तो टेम्परेचर जो हम रखेंगे दैट इज 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 LBPS प्रेशर रखेंगे। टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बहुत वेरिएबल है, 20 to 30 मिनट्स, और बाकी हम इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको वैरी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब आइए फिल्टरेशन मैथड। फिल्टरेशन मैथड का क्या रोल है स्टरलाइजेशन में? तो बहुत मोस्ट रेलेवेंट है कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिल्टरेशन से मैथड से हम कैसे स्टरलाइज कर सकते हैं? तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम फ्लूइड्स बाय पासिंग देम थ्रू अ फिल्टर्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? बैक्टीरियाज को रिमूव करते हैं फ्रॉम फ्लूइड्स, जो भी लिक्विड आइटम्स है, फ्लूइड आइटम्स है, उसको क्या करते हैं? उससे पास करवाते हैं और फिल्टर से पास करवाते हैं और क्या करते हैं? उसको रिमूव आउट करते हैं, सेपरेट करते हैं। ऐसे फिल्टर्स का क्या काम होता है? सेपरेशन का। फनल्स वगैरह में आप फिल्टर्स डाल के देखे होगे तो क्या करता है? लिक्विड एंड सॉलिड आइटम को सेपरेट करता है। बट यहाँ पे लिक्विड सॉलिड आइटम्स को सेपरेट करने के बजाय क्या कर रहा है? बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स। फिल्टर्स की मदद से ये क्या कर रहा है? बैक्टीरिया को रिमूव कर रहा है। तो ये फिल्टरेशन मैथड में हमारा ये बेस्ट एग्जाम्पल हुआ। अब आइए देखते हैं कि हम लोग क्यों इसको यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो स्टरलाइज लिक्विड्स that would be damaged by heat as सीरा, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। ये सारे जो एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं वैक्सीनेशंस में, एंटीबायोटिक्स प्रिपरेशंस में, जो हमें स्टरलाइजेशन के थ्रू गुजरना होता है, जो पास करवाना होता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शंस एंड ऑल में, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? फिल्टरेशन मैथड को फॉलो करते हैं। इससे हमारा जो चीज़ें हैं वो स्टरलाइज होती है और कंप्लीट बैक्टीरिया हमारा रिमूव आउट होता है। नेक्स्ट हमारा है स्टरलाइजेशन बाय इरेडिएशन मैथड। इरेडिएशन मैथड में हमारे आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग आते हैं। आयोनाइजिंग में हमारा गामा रेज आ जाएगा एंड नॉन आयोनाइजिंग में हमारा अल्ट्रावायलेट रेज आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन इस क्या यूजेज है इसका? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मेथड को हम यूज़ करते हैं फॉर ऑपरेशन थिएटर। अब हमने छोटी छोटी चीज़ें एक इनॉकुलेटिंग लूप से, अब बड़ी चीज़ों को हम कैसे स्टरलाइज करेंगे, ये बिगेस्ट चैलेंज है। तो उसको भी स्टरलाइज करने के लिए हमारे पास मेथड है। उस मेथड को हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मेथड बोलते हैं। इस मेथड में हम ऑपरेशन थिएटर, जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो, ऑपरेशन थिएटर वाले ओटी असिस्टेंट वाली डायग्राम देख सकते हो कि इस कंप्लीट ओटी रूम को हम कैसे स्टरलाइज करेंगे। तो स्टरलाइज जो करेंगे उसके लिए हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज़ करते हैं। इससे हमारे इंटीरियर्स और बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स तक क्या होता है? स्टरलाइज होता है। इनफैक्ट जो हमारा लेमिनार एयर फ्लो है वहाँ पे भी यूवी लाइट प्रेजेंट होता है उसको कंप्लीट स्टरलाइजेशन कैबिनेट को करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में हमारा आता है गामा रेज। गामा रेज को आप देखिए कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये डायग्राम शायद मे बी दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो है डिस्पोजल है, सिरिंज, सबको पता है, सारे लैब टेक्नीशियन को पता ही होगा। नहीं पता होगा देन अब फॉर्म फालतू में फिल कर रहे हो, क्योंकि ये सबसे कॉमन चीज़ है जो सभी को पता होना चाहिए। इसका यूज़ क्या है? टू स्टरलाइज स्टैंड हीट एज रबर कैथेटर्स, ग्लोव्स, प्लास्टिक सिरिंजेस, ये सारे मटेरियल्स को स्टरलाइज करने के लिए जो हम टेक्निक फॉलो करते हैं वो है हमारा गामा रेज। अब आइए कि इतने सारे मेथड हमने देख लिए, फिर भी हमारा एक मेथड बच गया है, वो है केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन।
फर्स्ट इसमें देखिए डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या है? केमिकल मटेरियल्स यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन बट आर टॉक्सिक टू ह्यूमन टिश्यूज एंड सेल्स। ऐसे केमिकल मटेरियल्स जिसको हम यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, बट ये टॉक्सिजेनिक है, पॉइजनस है ह्यूमन टिश्यूज एंड सेल्स के लिए। गॉट इट? नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक्स। बहुत लोग डेली यूजेबल आइटम है ये एंटीसेप्टिक, जो हर घर में अवेलेबल होता है। तो एंटीसेप्टिक्स क्या है? केमिकल्स है जिसको हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, बट ये हमारे ह्यूमन सेल्स एंड टिश्यूज़ के लिए टॉक्सिजेनिक नहीं है। तो कभी भी अगर ऐसा इस टाइप से क्वेश्चन आता है डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। एंटीसेप्टिक हमारे टिश्यू सेल के लिए कभी नुकसानदेह नहीं होता, बट डिसइंफेक्टेंट हो सकता है, इसलिए दोनों को केयरफुली पढ़िएगा, उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज कीजिएगा। नेक्स्ट, examples of disinfectant and antiseptics. So there are a number of chemicals that can act as a disinfectant or antiseptics. अब इसमें examples देखिए, phenols, halogens, alcohols, aldehydes and quaternary ammonium compounds. तो phenol का क्या यूज़ है? ये डेरिवेटिव है जो सीधा सीधा आप समझिए डेटॉल। डेटॉल हमारा एज ए क्या एंटीसेप्टिक हम यूज़ करते हैं। फिर हमारा हैलोजेंस जो कंटेन्स कंपाउंड है वो हमारा क्लोरीन है, टिंचर ऑफ आयोडीन है, इसको हम लोग एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल से बहुत ज़्यादा यूजेबल आइटम है हमारा, जो लैबोरेटरीज में यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड, जैसे ग्लूटरल्डिहाइड हो गया, फॉर्मलिन हो गया। ये सारे एग्जाम्पल आप समझिए और जितने मेथड्स मैंने बताए उसको अच्छे से समझ के लर्न कीजिए। अगर नहीं समझना चाह रहे हैं तो मगअप कर लीजिए, पूरा लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने ही वाले। अगर आप मिस करेंगे तो आपका एग्जाम्स में मार्क्स अफेक्ट होने वाला है। सिलेक्शन का तो मैं कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलूँगी। सो काइंडली इसको आप नोट्स डाउनलोड कीजिए, नोट्स से रीड आउट कीजिए, लर्न कीजिए, तभी आपका एग्जाम्स अच्छा जाने वाला है। ये सारे डायग्राम्स आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, आप सबसे वेल नोन होंगे, सब घर में यूज़ होने वाले डेली एसेंशियल्स आइटम्स हैं।